नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीएस इंस्पायर एकेडमी में। तो आज से अपन ब्रह्मांड स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। इसमें रेलवे के लिए क्लास स्टार्ट करी जा रही है, तो इसके कुछ बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। क्लास की कुछ कैसे क्या चलेगा आगे चल के क्लास। ओके, तो इसमें जो अपनी क्लास रहने वाली है वो आरआरबी रेलवे के लिए रहेगी। स्पेशल रेलवे जीएस की क्लास रहेगी। उसमें ये एग्ज़ाम कवर किए गए हैं: आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी कांस्टेबल, आरआरबी एसआई, आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। ये 6 एग्ज़ाम्स के लिए जो है यूजफुल रहेगी ये क्लास। तो इसमें अपन क्लास के दौरान क्या क्या करेंगे, इसमें पहले अपन थ्योरी करेंगे और थ्योरी के बाद आरआरबी के पीवाईक्यू करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। जैसे कि आज मैं ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा आपको। ब्रह्मांड की पहली थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यू देखे जाएंगे। तो इसमें कुछ बताए थे पीवाईक्यू जो 2014 से लेके 2022 तक जो पेपर हुए 2014 से 22 तक, उसके पीवाईक्यू रहेंगे टॉपिक वाइज। इसमें 2014 से 22 तक इतने सारे एग्ज़ाम्स के इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनके 625 पेपर हुए हैं अपने। और इसमें ये कुछ वर्गीकरण किया है हमने। इसमें भूगोल है। भूगोल के अब तक 625 पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं भूगोल के? 1778 क्वेश्चन आए हुए हैं। इतिहास के 1580 आए हुए हैं। सामान्य परंपरागत सामान्य ज्ञान के 1516 आए हुए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के 1145, अर्थशास्त्र के 1128। अपन बारी बारी से 5 सेक्शन को कवर करेंगे और अपनी अब साइंस वाली भी चलेगी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट की उनकी क्लासेस रहेंगी। तो इनको आगे स्टार्ट किया जाएगा। अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों रहेगा। इसमें ये रहेगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ रहेगी। वीडियो थोड़ी उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, तो इससे घबराए ना, लेकिन विश्वास करें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्लास से। आपको सारा कंटेंट क्लास में याद करा दिया जाएगा, थ्योरी और पीवाईक्यू प्रैक्टिस से। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से। इसमें जो ब्रह्मांड है वो अपन आज कवर करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो सूक्ष्मतम आकाश गंगाओं से लेकर सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में क्या होता है अपना? ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम होता है। 25% हीलियम होता है। इसमें ये ब्रह्मांड की परिभाषा हो गई। अगर किसी प्रकार क्वेश्चन आता है, वैसे इसमें 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना रहता है, सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, हीलियम या हाइड्रोजन, ऐसा कुछ बन के आएगा। अब देखते हैं अपनी जो पृथ्वी है, ये आकाशगंगा वर्ड देखा। अपनी जो पृथ्वी है किस आकाशगंगा में क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी अपनी जो है दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित है। दुग्ध मेखला आकाश गंगा, दुग्ध मेखला, इसको अपन बोलते हैं, दुग्ध मेखला को मिल्की वे भी बोलते हैं। मिल्की वे।
दुग्ध मेखला को मिल्की वे भी बोला जाता है। अब इसमें कुछ अपने खगोल शास्त्री आते हैं, तो अपन उनको देखते हैं। थोड़ा इसको गीला करना पड़ेगा। तो इसमें खगोल शास्त्री आते हैं। कुछ खगोल शास्त्रियों के वन लाइनर फैक्ट बनते हैं कि कौन कौन से खगोल शास्त्री थे और किसने क्या बताया है। तो एक खगोल शास्त्री आते हैं क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी खगोल शास्त्री जो इंडिया के नहीं बाहर के हैं। क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने बताया था अच्छा कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है अपनी, वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है पृथ्वी। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन स्थित है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सन, प्लैनेट्स, ग्रह उपग्रह जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक क्लॉडियस टॉलमी ने किसमें बताया है? इन्होंने, इनकी एक अवधारणा थी भू केंद्रीय अवधारणा। भू केंद्रीय अवधारणा। भू केंद्रीय अवधारणा में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी के चारों सन और प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। ओके। अब नेक्स्ट अपने जो आते हैं खगोल शास्त्री, वो ये खगोल शास्त्री और आते हैं भारत के हैं, तो उनको देखते हैं। उनका नाम है बराहमीर। ब्राह्मीर ये कहाँ के? भारत के हैं। भारत के। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्र लगाता है। ये अर्थ हो गई। अर्थ के चारों ओर चंद्रमा चक्र लगा रहा है। चंद्रमा चक्र लगा रहा है अर्थ के चारों ओर। और अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ अपनी चक्र लगा रही है, पृथ्वी चक्र लगा रही है। ब्राह्मीण भारत के थे। इन्होंने बताया था कि अर्थ पृथ्वी के चारों चंद्रमा चक्र लगा रहा है, जो इसका उपग्रह है, और सूर्य के चारों अपनी पृथ्वी चक्र लगा रही है। ये हो जाते हैं अपने ब्राह्मीण ने ये बताया था। अब इसके आगे का देखते हैं। अब एक और खगोल शास्त्री आते हैं, उनका नाम होता है विलियम हर्शेल। इन्होंने दूरबीन की सहायता से देख के बताया था कि सौर मंडल जो है आकाश गंगा का अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का अंश मात्र है। विलियम हर्शेल ने दूरबीन की खोज की थी। इन्होंने दूरबीन से देख के बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। एक और विदेशी खगोल शास्त्री आते हैं, एडविन पॉवेल हब्बल। इन्होंने ब्रह्मांड का व्यास बताया था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। व्यास, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 250 करोड़ प्रकाश
वर्ष। ठीक है बच्चा। तो अब इसमें प्रकाश वर्ष की बात चली है तो इसके बारे में देख लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। एक्चुअली ये समय की नहीं, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ये कितनी होती है? 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में बदलेंगे इसको तो 9.46 और 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इन्हीं के बराबर होता है। अब दूरी के दो मात्रक और होते हैं। एक होता है खगोलीय इकाई, एक और होता है पारसेक। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते, चलो इसको पहले देख लेते हैं। खगोलीय इकाई होती है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य इनके बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई बोलते हैं। एक खगोलीय इकाई होती है 8 प्रकाश मिनट या 14.96 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई का मान होता है 4 प्रकाश वर्ष या 14.96 किलोमीटर। ओके, इतना दिख तो रहा है ना इसमें से क्लियर। हाँ, अब आगे देखते हैं कि पारसेक कितना होता है। पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर अपनी पारसेक होता है। अब इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई तो और पारसेक। ये सबसे छोटी प्रकाश वर्ष होती है। फिर उससे बड़ी, मतलब ये तीनों में सबसे छोटी प्रकाश वर्ष है खगोलीय इकाई, उससे बड़ी है, उससे बड़ी पारसेक है। ओके, अब चलो नेक्स्ट खगोल शास्त्री देखते हैं। अपना इतना हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं खगोल शास्त्री उनका नाम रखा है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस इनको आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। जो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? निकोलस कोपरनिकस को। निकोलस कोपरनिकस की एक बुक है, बुक का नाम है कॉमेंटेरिलियस। कॉमेंटेरिलियस। इन्होंने इसमें एक अवधारणा है सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो सूर्य केंद्रित अवधारणा में इन्होंने बताया है कि सन जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। अपना जो निकोलस कोपरनिकस थे इनको आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। इनकी बुक का नाम है कॉमेंटेरिलियस। इन्होंने इस बुक में एक सूर्य केंद्रित अवधारणा है
सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में अपना सन स्थित है। और एक खगोल शास्त्री और आते हैं, इनका नाम है जोहानिस केपलर। जोहानिस केपलर, इन्होंने जोहानिस केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हैं। ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हैं। ओके, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हैं। तो ये हो गई। इनके बाद 3 सिद्धांत आते हैं। चलो 3 सिद्धांत को देख लेते हैं, किसके खोजकर्ता कौन रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं अपन। तो 3 सिद्धांत आते हैं। एक दोलन सिद्धांत, अगला सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, और एक है महाविस्फोट सिद्धांत। ओके, तो इसमें महाविस्फोट सिद्धांत में ये इनके मतलब किन ने दिए ये पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। दोलन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेज। और अपना जो साम्यावस्था सिद्धांत है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। हरमन बॉडी और जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है इससे क्वेश्चन। जॉर्ज लेमेत्रे, तो सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में कि ये सिद्धांत बहुत पूछा जाता है रेलवे में। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। अब महाविस्फोट सिद्धांत को अपन बिग बैंग थ्योरी भी इस नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अपन। इसमें इस सिद्धांत से क्या होता है, इसमें जब महाविस्फोट सिद्धांत जब हुआ था तो किन चीज़ों का निर्माण हुआ था? ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ था। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। तारे ग्रह का निर्माण हुआ था। उपग्रह महाविस्फोट सिद्धांत जब दिया गया था, महाविस्फोट हुआ था उस टाइम पे ब्रह्मांडीय पिंड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह इनका निर्माण हुआ था। और इसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जो है जारी है। अब इसके बाद अपन देखते हैं आकाशगंगाओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। आकाशगंगा क्या होती है इसको अपन देखते हैं। तो देखो आकाशगंगा आकाशगंगा जो है
तारों का विशाल पुंज है। आकाशगंगा क्या है, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, अरबों तारे होते हैं। ये तारों का विशाल पुंज है। ये तारों का विशाल पुंज है। इसमें आकाशगंगाओं का एक नाम और होता है, इनको प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। इसमें आकाशगंगा जो अपने ब्रह्मांड में है ना, 100 अरब आकाशगंगा है और इसमें अरबों तारे हैं। इसमें ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब। 100 अरब आकाशगंगा है, इसमें अरबों तारे हैं। तो अब आकाशगंगाओं के प्रकार को देखते हैं। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सर्पिलाकार, दूसरी होती है दीर्घ वृत्तीय, तीसरी होती है अनियमित। अनियमित इसमें जो है दीर्घवृत्ताकार और अनियमित से तो अभी तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया है, लेकिन सर्पिलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। हमारी जो आकाशगंगा इसमें पृथ्वी स्थित है उसको मिल्की वे बोलते हैं। वो भी एक सर्पिला, उसका आकार भी सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। मिल्की वे आकाशगंगा है जो सूर्य की परिक्रमा, मिल्की वे जो है सूर्य की परिक्रमा जो करती है। मिल्की वे जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 20 करोड़ वर्ष में करती है। 20 करोड़ वर्ष परिक्रमा। और इसका व्यास जो है, मिल्की वे का व्यास है, इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख इसका प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। और जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इसके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इसको देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा को कहीं कहीं ये नाम भी आता है देवयानी। तो आप ऑप्शन में देखना। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं M31। तो अब सबसे नज़दीक सबसे नज़दीक की आकाशगंगा अपनी कौन सी हो गई? एंड्रोमेडा। अब ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। आगे कुछ और भी हैं इसमें आकाशगंगाएं, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर कराए जाएंगे आपके। बस आप ऐसे ही ध्यान लगा के इसको देखिए। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। इसके हम बोलते जा रहे हैं, आप ऐसे ही पॉइंट को नोट कर लेना इनको। आप देखते हैं अपन, एक आकाशगंगा होती है लिमन अल्फा ब्लॉब्स। लिमन अल्फा ब्लॉब्स। अल्फा ब्लॉब्स ये कैसी आकाशगंगा है? इसका आकार है अमीबा जैसा आकार है और इसकी चौड़ाई है 20 करोड़ प्रकाश वर्ष। लिमन अल्फा ब्लॉब्स ये भी आकाशगंगा है, इसका आकार अमीबा जैसा है, 20 करोड़ प्रकाश वर्ष इसकी चौड़ाई है। और एक टर्म आता है इसमें ओरियन नेबुला, उसको देखते हैं। ओरियन नेबुला क्या है? ये सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह है। तारों का समूह है शीतल
प्लस चमकीले। तो ओरियन नेबुला क्या है? अपने सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह है। और इसमें एक तारा आता है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का निकटतम तारा है। अपना नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य का निकटतम तारा है ये। इसका सूर्य से कितनी दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष। ये सूर्य से दूर है 4.3 प्रकाश वर्ष। और इसमें कुछ और फैक्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। एक टर्म आता है प्लेनेमस। ये टर्मिनोलॉजी बेस भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक टर्म दे देते हैं कि ओरियन नेबुला क्या है, लिमन अल्फा ब्लॉब्स क्या है, या प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसके ऑप्शन दिए होंगे। या प्लेनेमस वर्ड आता है एक, प्लेनेमस ये है जुड़वा पिंडों का समूह। प्लेनेमस क्या है? अपना जुड़वा पिंडों का समूह। एक ये वर्ड हो गया प्लेनेमस। और एक वर्ड और आता है साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार क्या है? ये सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला और 2 गुना द्रव्यमान वाला रात्रि में सर्वाधिक चमकीला तारा है। ये कौन सा है? क्या नाम है इसका? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार जो है ये टर्मिनोलॉजी है। तो ये क्या है? रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा। ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। और इसमें जो है सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। और सूर्य से इसकी कंपैरिजन किया जाता है। तो ये है सूर्य से कितना है ये तारा? 20 गुना अधिक चमकीला और 2 गुना द्रव्यमान। सूर्य से दो गुना द्रव्यमान है। किसका है? सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान। लेकिन अपन को ये दूर की वजह से दिखाई नहीं देता है, सूर्य अपने नज़दीक है इसलिए अपन को ये बड़ा दिखाई देता है। और चलो आगे और कुछ फैक्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट। इसको इरेज कर दी। अब अपन देखेंगे कुछ एक खगोलशास्त्री थे गैलीलियो। उन्होंने कुछ जो ब्रह्मांड के बारे में कल्पना की है, बताया है, उसको देखते हैं। एक गैलीलियो थे, उन्होंने दूरबीन की सहायता से दूरबीन से देख के ऐसे बताया था। इन्होंने ऐसे तारों की खोज की थी या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। गैलीलियो ये इसने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज करके कैसे तारों की खोज की? ऐसे तारों की खोज की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था ऐसी तारों की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ये साइंटिस्ट का नाम ही, एक खगोलशास्त्री का नाम ही पूछा जाएगा। अब एक इसमें टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, तो टर्मिनोलॉजी और देखते हैं। एक है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर जो है आकाशगंगाओं का समूह या श्रृंखला। सुपर क्लस्टर होता है अपना आकाश गंगा का समूह या श्रृंखला
आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखला को ही सुपर क्लस्टर कहती है। का समूह या श्रृंखला, ये थोड़ा गलत बन गया। और ये सुपर क्लस्टर, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि अपनी जो आकाशगंगा है ना, मिल्की वे आकाशगंगा जो है, एक क्वेश्चन आता है किस सुपर क्लस्टर का भाग है, तो उस सुपर क्लस्टर का नाम है लानियाकी सुपर क्लस्टर का भाग क्या है? लानियाकी सुपर क्लस्टर का भाग अपनी मिल्की वे नामक आकाशगंगा है। अब अपन कुछ तारों का अध्ययन करेंगे, तो तारा ही देख लेते। तारा किसे बोलते हैं? तारा क्या है? तारा है प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों का समूह। नहीं, खगोलीय पिंड है, एक खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्पन्न करती है। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और ग्रह उपग्रह जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से अपने चमकते हैं। ओके, तो तारों में और क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन होती है, 70% हाइड्रोजन होती है, ठीक, और 28% हीलियम होती है। ये समठन है इसका। संरचना में तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। अब चलो आगे इसको इरेज करते हैं और कुछ देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। चंद्रशेखर सीमा का जिक्र आता है इसमें। चंद्रशेखर सीमा देखते हैं, एक पे लिख लेते हैं इधर। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा जो है 1.44 सौर द्रव्यमान, इसकी ऊपरी सीमा। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा जो होती है ना, चंद्रशेखर सीमा चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सौर द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होती है, और ये कितने के बराबर होता है? श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा। श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा को ही चंद्रशेखर सीमा कहती है। किसके ऊपर की सीमा? श्वेत वामन। इसमें फैक्ट ऐसा ही आएगा कि चंद्रशेखर सीमा किसके बराबर होती है, तो ये आएगा ऑप्शन में 1.44 सौर द्रव्यमान, या फिर श्वेत वामन के बारे में जिक्र कर सकते हैं। श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा जो है अपनी चंद्रशेखर सीमा होती है। अब एक टर्मिनोलॉजी और देखते हैं यहाँ पे, वो है लुब्धक। लुब्धक क्या है? लुब्धक जो है एक तारा है। ये क्या है कि उसमें मिक्स होके आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तारा और अदर नाम दिए रहते हैं, जैसे तारामंडल के दिए अलग दिए रहते हैं। ये तारे का नाम है, तारामंडल के नाम अलग होते हैं। तारा अलग होता है, तारामंडल अलग होता है। ओके, तारामंडल वो समूह होता है तारों का, और तारा उसका एक हिस्सा होता है, अंश होता है। तो अब एक तारा होता है ध्रुव तारा। उससे क्वेश्चन कैसे बनता है? ये ध्रुव तारा ये किधर होता है? ये उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा में दिखता है। इसका ऐसे ही आएगा, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है? तो उत्तर दिशा की ओर दिखता है। इससे पहले पुराने समय में लोग दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था, तो ध्रुव तारे को देख के अपनी दिशाओं का
ज्ञान करते थे वो लोग, दिशाओं का पता लगा लेते थे। ओके, अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है क्वासर्स। क्वासर्स, ये क्या है क्वासर्स? क्वासर्स होता है अर्ध तारावत रेडियो स्रोत। क्वासर्स होता है अर्ध तारावत रेडियो स्रोत। अर्ध तारावत रेडियो स्रोत, तारे की जो आयु की गणना है वो तापमान के आधार पर होती है। तारा आयु, तारे की आयु तापमान के आधार पर होती है। उसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि तारे की आयु की गणना किसके आधार पर करी जाती है? तापमान के आधार पर, दाब के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो तापमान के आधार पर तारे की आयु की गणना अपन करते हैं। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। आगे देखते हैं अपन, तारे के रंग का अनुमान किससे होता है? तारे के आयु की गणना हो तो अपन को पता चल गया, तापमान के आधार पर कहते हैं। तारे के रंग की गणना करते अपन तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता के आधार पर। तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तारे की गणना करते हैं। तारे के रंग की गणना तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता के आधार पर। अब अपना ये जो है ब्रह्मांड, इसमें कुछ और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं संभावित, तो उनको देखते हैं। अभी देखना आप, जो मैं अभी PYQ कराऊंगा ना, सारे क्वेश्चन इसी क्लास से सॉल्व होंगे, आने वाले भी और अभी आए हैं वो भी। इतना मैं आपको इसमें कवर करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 बुकों से ब्रह्मांड के पॉइंट कलेक्ट किए हैं, अध्ययन किया है PYQ का, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब बेकार का कंटेंट बिल्कुल नहीं लिया है, एकदम नंबर 1 का कंटेंट लिया है मैंने इसमें। ओके, तो इसमें कुछ जो विविध टाइप की रूम में बोल सकते हैं ब्रह्मांड के फैक्ट ही है और कॉन्सेप्ट कुछ, कि एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मांड की जो द्रव्य होता है ना, द्रव्य या पदार्थ जो है, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड की द्रव्य या पदार्थ से ही बनी होती है। जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह गिरता है उसको पदार्थ बोलते हैं ना, द्रव्य बोलते हैं उसको। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु द्रव्य पदार्थ से बनी हुई है। और अब उसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है 13.6 अरब वर्ष पूर्व होती है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसकी अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो चलो अपन, और एक और आता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है ब्रह्मांड से, एक टर्म आता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मांड जो शब्द है, इसके अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ओके, अब अपन कुछ ये एक फैक्ट और देखते हैं कि पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? ये पृथ्वी की बहन, ये क्वेश्चन बनेंगे, आप देखोगे इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। पृथ्वी की बहन बोलते हैं केपलर 452b को। पृथ्वी की बहन केपलर
केपलर 452b, इसको पृथ्वी 2 भी बोलते हैं। ओके, तो अपन कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं तारामंडल। तो उसमें सीधे सीधा वो क्वेश्चन आता है, कुछ तारामंडलों के नाम दिए रहते हैं, उसमें पूछता है कि कौन सा तारामंडल है या कौन सा नहीं है। तो अपन तारामंडलों के नाम याद कर लेते हैं बस, ठीक है। प्रमुख तारामंडल, प्रमुख तारामंडल जो है अपना कौन कौन सा होता है। एक होता है उर्सा मेजर, नहीं अर्सा मेजर, अर्सा मेजर होता है अर्सा मेजर। दूसरा होता है सप्तऋषि, सप्तऋषि, इसी को ही अपन बोलते हैं, सप्तऋषि को ही क्या बोलते हैं अपन, सप्तऋषि को ही ग्रेट बियर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर, इसी को ही सप्तऋषि को ही और रोयन बोलते हैं, और रायन। ये सप्तऋषि के ही नाम है, ये तारामंडल के नाम है। और ये होता है कैसियोपिया, इधर लिखते हैं कैसियोपिया, और इसको अपन शर्मिष्ठा भी बोलते हैं, शर्मिष्ठा। ओके, एक तारामंडल होता है उसको कालपुरुष बोलते हैं, कालपुरुष। एक होता है मृगशीर्ष, मृगशीर्ष, और एक होता है धनु, ये तारामंडल है। और एक होता है ध्रुव मत्स्य, ध्रुव मत्स्य, और एक होता है सिग्नस, सिग्नस। ओके, ये अपने प्रमुख तारामंडल हो गए। ओके, अब जो ओरियन नक्षत्र तारामंडल है, नक्षत्र है ओरियन या ओरोन, ये इसका नाम ओरियन भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, ओरियन। वहाँ पे क्या किया अपना, उस पर आता है ना फिर एग्जाम, गूगल ट्रांसलेट हो गए तो इसको कहीं पर ओरियन या ओरियन पढ़ लेते हैं। इसको हंटर भी बोलते हैं, हंटर भी बोलते हैं। ये बहुत सप्तऋषि तारामंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इतने सारे नाम है, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ओरियन, ओरियन, इसको हंटर भी बोलते हैं। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको तुम्हें थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अब एक आता है हेली धूमकेतु, ये आप धूमकेतुओं के बारे में देखते हैं। एक वो आता है ओरियन तारामंडल, यही है ना, ओरियन तारामंडल जो है इसका पता सीरियस तारे की स्थिति का सीरियस तारे की स्थिति का पता जो है ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया गया है। एक तारा है जो उसके नीचे आके लेकर लिख देते हैं सीरियस तारा, सीरियस तारा। इस सीरियस तारे का जो पता है, जो हंटर या ओरियन जो तारामंडल है, इसी की मदद से इसी में ये पाया जाता है। अब अपन धूमकेतु का देखते हैं। एक धूमकेतु वाला क्वेश्चन बहुत आता है, हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु जो होता है, जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, हर 76 वर्ष बाद वो दिखाई देता है। अब ये कब दिखेगा, अब दिखेगा 2061 में, अभी 2025 चल रहा है, तो ये 76 वर्ष पहले दिखा था, अब ये 2061 में अपन को ये दिखेगा। और एक जो ये तारामंडल आपको ज्ञात तो होगा ना, किसे बोलते हैं तारामंडल, जो है तारामंडल उसे बोलते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं तारामंडल।
तारामंडल होते हैं तारों के समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप। तारों के समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप। तारों के समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को ही अपन तारामंडल बोलते हैं। इसमें कुछ बस 2-5 मिनट और बचा है, तो अपना इसकी ब्रह्मांड की जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड सारी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिए एक इसमें अपन अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ये क्या होता है, ये क्या काम रहता है इसका? तारामंडलों का नामकरण। तारामंडलों का नामकरण, ये तारामंडलों का नामकरण करता है। ये संगठन है खगोल शास्त्रियों का। खगोल शास्त्रियों का संगठन है और इसका केंद्रीय सचिवालय है फ्रांस के पेरिस में। सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय है पेरिस, फ्रांस में। ओके, और इसकी स्थापना जो है, स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है तारामंडल से रिलेटेड ही कि कितने तारामंडलों की खोज हुई है अभी तक, तो कितने तारामंडल है? तो तारामंडल अपनी अभी 88 है। डायरेक्ट ये संख्या पूछी जाएगी कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। और जो सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल है, उसका नाम है हाइड्रा। यह जो है अपना सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा। अब अपन कुछ और देखते हैं। चलो 3-4 मिनट में इसको जल्दी खत्म करते हैं। एक आता है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? लंबी पूंछ वाला तारा होता है कॉमेट। कॉमेट शब्द किस भाषा का है? यूनानी भाषा का शब्द है। ये लंबी पूंछ वाला तारा होता है। और तारे जो स्वयं के प्रकाश समय चमकते हैं, तो हमने बता ही दिया था। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, उसके ऊपर ही बन जाता है कभी क्वेश्चन। खगोलीय पिंड होते हैं जैसे अपना सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, तारे, कोई भी तारा आ जाए या ग्रह, ये चीज़ एक खगोलीय पिंड के अंदर आ जाती है। अब इसी में ऑप्शन दे देगा वो सूर्य, चंद्रमा, तारे, एक दे दिया नदी, पर्वत, पहाड़, ऐसा कुछ उसमें, तो वो नहीं होगा, वो तो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। और एक और देखते हैं कि निहारिका क्या होती है? निहारिका या इसको नेब्यूला भी बोलते हैं। नेब्यूला निहारिका, और एक नेब्यूला भी निहारिका है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैस है। गैसों के तारों के बीच धूल के बादल होते हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल होते हैं। ये धूल के बादल। ओके, और इसमें एक और देखते हैं कि गैलीलियो से रिलेटेड है कि जनवरी 1610
जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमा गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 4। उसमें कैसे पूछ सकता है कि उसकी खोज कब हुई थी? जनवरी 1610 में। उसमें गैलीली के उनमें चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? 4। तो अब अपना जो है अब ये जो है अपना समाप्त हो गया है। ओके, तो आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, तो ऐसे ही बने रहिए। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और आएगा। हमारे जो इस चैनल का नाम है DS इंस्पायर एकेडमी। DS इंस्पायर एकेडमी। अब जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप सब लोगों को ऐड किया जाएगा, जो इसमें लिंक दे दी जाएगी। वहाँ से आप ऐड हो सकते हो गूगल से, जो मेरे चैनल के थ्रू। उसमें सारी अपडेट, कुछ PDFs इंपोर्टेंट वगैरह ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। अब अपन इसके PYQ करेंगे। PYQ करेंगे अभी जस्ट इसी के बाद। तो PYQ देखना, आपको PYQ करने में बड़ा मज़ा आएगा कि अगर आपने एक क्लास ध्यान से देखी है तो आप सारे PYQ कर सकते हो और आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी रहेंगी, बड़ी इसलिए क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक की बड़ी बड़ी वीडियो, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा कंटेंट दूंगा, क्वालिटीदार कंटेंट दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, याद उसी में कराऊंगा। अभी आपने ये पढ़ लिया, PYQ में देखोगे आप तो ऐसे याद अच्छे से हो जाता है। ओके, तो ये अपना ब्रह्मांड जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। देखो बच्चों, अभी आपने जो थ्योरी देखी, अब अपन उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। PYQ ब्रह्मांड के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सारे प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें देखो, ये इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द्रव्य। ओके, अब इनका अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे और डिटेल में अपन थ्योरी देख चुके हैं पहले, ओनली और MCQ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम, आपने बताया था ना, आकाशगंगा अपने निकटतम कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसको देवयानी या M31 भी बोलते हैं। ओके, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। इसको महाविस्फोट ये सिद्धांत भी बोलते हैं। ओके, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ये है 13.7 बिलियन वर्ष। ओके, ये जो है नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार है, जो हाल ही में शोध हुए हैं उनके अनुसार ब्रह्मांड की तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना बताया गया है। जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अभी रिपीटेड क्वेश्चन देखो, ऊपर भी किया था ऐसा, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। मैंने बोला था ना ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा आता है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होती क्वेश्चन, रिपीट भी होती है।
आप बस मेरी जो थ्योरी वाली क्लास है उसे अच्छे से कर लीजिए, उसके सिनॉप्सिस बना लीजिए और उसको अच्छे से रट डालिए, आपके पूरे क्वेश्चन होंगे उसी से, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अभी तक कंटेंट पढ़ाया था आपको। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। हमने आकाशगंगा बताई थी ना, आकाशगंगा में 3 प्रकार थे, वही मिल्की वे आकाशगंगा थी अपनी, और उसके पास वाली एंड्रोमेडा ऊपर हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? आकाश में तारामंडल नहीं है, ये है लुब्धक। हमने बताया था लुब्धक तारामंडल नहीं है, लुब्धक तारा है, तारा जी। लुब्धक क्या है? तारा है। और ये शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, कालपुरुष, ये तारामंडल है। ये सप्तऋषि जो तारामंडल है इसके कई सारे नाम पे, तो उनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सप्तऋषि तारामंडल से इसको हंटर भी बोलते हैं, एक नाम इसका और भी है नाम, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। हाँ, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में किया जाता है, इसका सी हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा, इसे देवयानी भी बोलते हैं। उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है, इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केपलर 420। यहाँ तक जो 11 क्वेश्चन हुए इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जो अपनी क्लास से ना फंसा हो। वह कौन सा नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है? वो है ओरियन। ये ओरियन नक्षत्र तारामंडल वही है जो सप्तऋषि था ना, उसी को हंटर बोलते हैं, उसी को ओरियन ही बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बन गया वहाँ से। फिर तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। सीरियस तारामंडल का पता जो है ओरियन तारामंडल की स्थिति से लगाया जा सकता है, ये हमने अपनी क्लास में कराया है। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु अब 2061 में दिखाई देगा, ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी या हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन ऊपर आया था ना, ओरियन इसका आंसर है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित या गठित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, हो जाएगा तारामंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तारामंडल। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तारामंडल। इसका भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी तारामंडल आंसर हो जाएगा। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक आकाशगंगा है। मिल्की वे क्या है? अच्छा, आकाशगंगा।
तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसके बारे में अपने विस्तार से देखा। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और ये खगोल शास्त्रियों का संघ होता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके बारे में अपन ने जानकारी दी थी। और ये क्या करता है? तारामंडलों का नामकरण करता है कि नामकरण तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार होता है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया? अब तक 88 तारामंडलों को नाम दिया गया और हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे। इसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम होता है इसका संगठन में। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। रेगुलर्स जो है आकाशगंगाओं के प्रकार में से एक नहीं है, क्योंकि अपन ने वो नाम देते कि थे ना, सर्पिलाकार और नियमित, वो अनियमित थे ना, वो 3 नाम देखे थे। उसी में से ये इली वो तीव्रताकार ये रहा। ये इन्हीं के इंग्लिश नाम दे दिए गए हैं इसमें। तो अपना इसमें आकाशगंगा कौन सा प्रकार नहीं है? रेगुलर यानी नियमित नहीं होता, वो अनियमित होता है अपना आंसर। ओके, तो वो 3 प्रकार ये BCD में दिए हुए हैं। रेगुलर्स ये अपना आकाशगंगा का प्रकार नहीं है। ग्रेट बियर नाम पड़ा है गैलेक्सी तारामंडल का। ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी तारामंडल का। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। ओके, ये हब्बल ने क्या बताया था? ये हमने बताया था ना ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा है हीलियम। ये फर्स्ट लाइन में ही बताया था। हीलियम 25%, हाइड्रोजन 75%। तो इसमें दूसरा पूछ रहा है, दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है? हीलियम हो जाएगा। ओके, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? वो है सीरियस ए सबसे चमकीला तारा है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? टूटा हुआ तारा कहना किसे उपयुक्त नहीं है? अंश या अवशेष को। टूटा हुआ तारा अंश या अवशेष को कहना उचित नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में से भिन्न को चुने? निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। ये लुब्धक हो जाएगा। लुब्धक एक तारे का नाम है, और बाकी ये मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ग्रह ये ग्रह है। तो भिन्न लुब्धक हो जाएगा इसमें। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेब्यूला या निहारिका। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेब्यूला या निहारिका कहा जाता है। ओके,
एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसको M31 या देवयानी भी कहते हैं एंड्रोमेडा को। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है? ये देखो, ये वाला बहुत रिपीट हो रहा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नज़दीक। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? ये है 4 संख्याओं की खोज की गई है वहाँ पे। ओके। किस तरीके अब भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? यह घुमावदार। मिल्की वे आकाशगंगा घुमावदार या सर्पिलाकार, ये एक ही नाम है। ओके। थोड़े आकाशगंगा के प्रकार है, उनके हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, ये देख के चलना है आपको। हाँ, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ग्रेट बियर कहा जाता है उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। बाकी ये सूर्य, ग्रह, तारे ये खगोलीय पिंड है अपने। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा चमकता है रात्रि में आकाश में, एक खगोलीय पिंड है, क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति, चांद ये नहीं चमकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से दिखाई देते थोड़े थोड़े। शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से आया जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। यह है यूनानी। कॉमेट किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ओके। तो ये अपनी जो है क्लास आज कंप्लीट हो गई, और ये अब आपको मतलब हमने कंप्लीट रिकॉर्डेड मिलेंगी अभी, क्योंकि लाइव अभी हमने स्टार्ट की नहीं है। तो ये ब्रह्मांड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आप हमारे DS इंस्पायर एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, धन्यवाद।